All right. Welcome to the next discussion in CA Inter Audit Fast Track course. So we are continuing our discussion on the first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट पढ़ा, और स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ा, लिमिटेशंस पढ़ा, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे, ऑलराइट, एंड वी केम टू नो कि वेयर डू वी स्टैंड इन दिस चैप्टर एंड हमको कौन सी चीजों की कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, ये अभी हमको क्लियर हो गया. ऑलराइट, ठीक है. अब मैंने बोला था कि यार अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो चीज पे थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज वो बहुत ही क्रिटिकल है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड्स. So everyone over here, before I move ahead, एक केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा क्या लेक्चर में थोड़ा मूड सेट हो जाए एंड देन हम लोग कंसेप्ट की डिस्कशन करेंगे. ठीक है. केस स्टडी 1. देखो, आप सबको पता है कि एग्जाम्स में ऑलराइट आपके पास बड़ी बड़ी लंबी केस स्टडीज आने वाली है. यू आर गोइंग टू गेट अ लॉन्ग केस स्टडी एंड बेस्ड अपॉन दैट केस स्टडी यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो टेल मी, एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? दैट स्ट्रेट अवे वी शुड लुक एट द क्वेश्चंस. ऑलराइट, शायद ऐसा हो सकता है कि केस स्टडी पढ़ने की जरूरत भी ना हो. ओके, सो लुक एट दिस. गुरप्रीत वाज ऑफ द व्यू दैट audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in the financial matters of the companies. What kind of assurance does audit provide? Tell me, audit में कौन सा assurance होता है? Reasonable assurance. Alright, reasonable. अरे सब जगह reasonable लिखा है, but reasonable में means which assurance? It is a high level of assurance. Alright, reasonable is not moderate level या low level. It is a high level of assurance. ठीक है. Next. Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and documents. Tell me, क्या एक ऑडिटर एम्प्लॉय को फोर्स कर सकता है? नो, ये तो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस है. ऑलराइट, हमारे पास वो लिटिगेशन, वो पावर्स है ही नहीं सर्च सीजर वाले. सो वी कैन नॉट फोर्स एन एम्प्लॉय टू शो द डेटा, वी कैन ओनली रिक्वेस्ट. ऑलराइट, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड. देखो, नो वाले दो ऑप्शन है, तो दोनों रीड कर लेने का अच्छे से. ऐसे यहां पे लिखा है नो, ही कैन नॉट डू सो, ही हैज नो राइट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. ये गलत है. नो राइट गलत है भाई. ऑडिटर के पास राइट है, बट ऑडिटर हैज अ राइट टू रिक्वेस्ट. ऑलराइट, ऑडिटर कैन नॉट फोर्स हिम टू शो द डॉक्यूमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3. जूम में जवाब देते रहना भाई, वाई एन ये सब करते रहने का. Ali had listened in one of the classes that audit covers all aspects of an entity and concluded that each and every transaction of entity is verified by auditor. ये अली मेरा स्टूडेंट नहीं है भाई, बोल रहा है covers all aspects of the entity and each and every transaction of the entity is verified by the auditor. ये सब नहीं होता है. Gorethi also seemed to be in agreement with him. ये अली एंड गोरेती का लंबा चलेगा. या तो दोनों स्मार्ट होने चाहिए, तो दोनों डम होने चाहिए फॉर द रिलेशनशिप टू कंटिन्यू. ये दोनों डम है. Gorethi also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it also meant that audit should be so organized to cover all areas of an entity. Everyone in Zoom, come on, tell me, will auditor cover all areas of an entity? Will auditor cover all areas of an entity? No. Auditor सिर्फ वही areas cover करेगा which are relevant to the financial statements being audited. ठीक है, तो ये गलत है. दोनों गलत है, तो टेंशन नहीं है. बोथ ऑफ देम विल वाइब विथ ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 4. ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग? इसमें से कौन सा ऑडिट का बेनिफिट नहीं है? सिंस ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स. ऑडिटिंग फ्यूचर से कनेक्टेड है कि हिस्ट्री के साथ? हिस्ट्री के साथ भाई. जो हो चुका है उसका ऑडिट हो रहा है. So A is not correct. Okay, ये पहला लाइन ही गलत गया. Gorethi told her friends that she had read a news report about how a company had misled its auditor by providing some fabricated documents. Which of the following statements seems to be appropriate in this regard? It was wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents. He must have discovered it as the same falls within the scope of his duties. Tell me everyone. देखो, आंसर क्या है वो तो नीचे प्रिंट भी हो, सब ठीक है, पर मेरे साथ थोड़ा डिस्कस करो. टेल मी, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि फैब्रिकेटेड है? डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि फैब्रिकेटेड है, ओरिजिनल है कि फेक है, ये सब फाइंड आउट करने का काम ऑडिटर का है क्या?
ये सब फाइंड आउट करने का काम ऑडिटर का है क्या? नहीं. ऑलराइट, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. करेक्ट. तो ए गलत है, ए इज रॉन्ग, आई नो दैट, बट यू नीड टू टेल मी व्हाई ए इज रॉन्ग. ओके, सो ए इसलिए गलत है बिकॉज ऑडिटर इज नॉट. नहीं विदुषी मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो. इसमें इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट नहीं है. सुनो, अपना स्कोप में क्या था? डू नॉट डाई था, डू नॉट डाई. ठीक है. डी फॉर ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कंपिटेंस, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, ई फॉर एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ये वो वाला पॉइंट है, ई फॉर एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि भाई हम लोग ऑथेंटिकेशन के एक्सपर्ट नहीं है. अंडरस्टूड? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको सही आंसर क्लिक हो रहा है ना, वो ठीक है, पर मुझे बाकी गलत क्यों है वो भी बताओ थोड़ा. अंडरस्टूड? सो दैट इसमें क्या होता है, कंसेप्ट का कंटिन्यूस रिवीजन चलता रहता है. ऑल्दो इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन द मैटर. मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा गलत है ना. मुझे एक बात बताओ, कैन आई से कि ऑडिटर हैज टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? यस और नो सर? यस सर. तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन द मैटर, he has to report on the basis of documents provided to him. ये गलत है, ये ज्यादा हो गया फिर. He has no duty in this regard. ऐसा नहीं है. Tell me everyone, if auditor finds something suspicious, is he expected to investigate further? Yes or no sir? Yes sir. अगर suspicious मिला then he is expected to investigate further. अरे बात करते रहना भाई, बात करते रहना, मेरे साथ बात करते रहना. I am feeling very lonely. Next. Auditor has to conduct audit by exercising professional skill, but is not an expert in discovering genuineness of document. बराबर. Hence, management consisting of dishonest persons may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. चलो ये बराबर लग रहा है. Management cannot mislead the auditor due to high level of knowledge and expertise possessed by him. ऐसा थोड़ी. राजेश experts. The above is an outlier case of one of the rare odd cases. नहीं. That is why C seems to be proper. All right. So case study 1 we have solved. तो सुनो मेरी बात, जब आप चैप्टर में यहां तक पहुंचोगे, इनहेरेंट लिमिटेशंस वगैरह खत्म करोगे, तब आप केस स्टडी 1 आराम से सॉल्व कर सकते हो. मतलब यहां कहीं पे लिख देना केस स्टडी 1. ठीक है. आप ना कौन सा क्वेश्चन कब उठाते हो पढ़ने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये हो गया आपका. चलो अभी सबका 11 आई रियली विश ऑल ऑफ यू दैट यू क्लियर योर सीए इंटर एग्जाम्स, कम टू फाइनल सीए वेरी सून. ऑलराइट. नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ एंगेजमेंट. एवरीवन ओवर हियर, कंसेप्ट ऑफ एंगेजमेंट. अब सब लोग आ गए भाई? यस. चलो एकदम वार्म्ड अप. यस. चलो, कंसेप्ट ऑफ एंगेजमेंट. सुनो मेरी बात, पूरे ऑडिट सब्जेक्ट में एंगेजमेंट शब्द का मतलब क्या है? एंगेजमेंट का मतलब आपके और क्लाइंट के बीच में जो भी अरेंजमेंट हुआ है वो. एंगेजमेंट मींस एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग. हम लोग ना खाली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे क्या लिख लेते हैं? एंगेजमेंट. हम रिलेशनशिप वर्ड यूज नहीं करते, रिलेशनशिप की जगह पे क्या लिख देते हैं? एंगेजमेंट. अंडरस्टूड दिस? यानी आपके और आपके क्लाइंट के बीच में जो भी डिस्कस हुआ है, ऑलराइट, दैट इज नथिंग बट व्हाट? एंगेजमेंट. कि हम दोनों को क्या करना है, दैट इज एंगेजमेंट. भाई तू मेरा ऑडिट कर, एंगेजमेंट. भाई तू मेरा टैक्स कर, एंगेजमेंट. भाई तू मुझे कंसल्टेंसी दे, एंगेजमेंट. भाई तू मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे, एंगेजमेंट. ऑलराइट. सो एंगेजमेंट मींस एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग. बोलो एवरीवन, एंगेजमेंट मींस एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग. ऑलराइट. नाउ एवरीवन ओवर हियर, मुझे थोड़ी आपसे बातें करनी है, बस थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं. इधर ही कर लेता हूं, 1 मिनट को. एंगेजमेंट है ना, एंगेजमेंट एक सीए इन प्रैक्टिस और एक क्लाइंट के बीच में जो भी अरेंजमेंट हुआ है, ये एंगेजमेंट 2 तरीके के होते हैं एज पर आईसीआई. एक अश्योरेंस एंगेजमेंट, और दूसरा नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट. ऑलराइट. एक अश्योरेंस एंगेजमेंट
और दूसरा नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब मुझे ना ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का कंसेप्ट समझने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट एवरीवन ओवर हियर लिसन टू मी। एक अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या हुआ, मुझे एक बात बताओ कि जब आप रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हो, जब आप रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हो तो रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट है एड्रेस्ड टू द मेंबर्स, टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, आप मतलब आपको अपॉइंट किया है कंपनी ने और मेंबर्स ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए मैनेजमेंट ने है, लेकिन आप ओपिनियन शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, तो आपके ओपिनियन से एक थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, आपके ओपिनियन से एक थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली, दैट इज अश्योरेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, financial statements are audited by auditor, but this opinion will increase the confidence of third party stakeholders. It will increase the confidence of shareholders, it will increase the confidence of government, it will increase the confidence of bankers, financial institution, it will increase the confidence of creditors. That means anything that can increase the confidence of third party, all right, that is an assurance engagement. All right, so everyone over here मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। समझो कि एक सीए इन प्रैक्टिस है, समझो कि एक सीए इन प्रैक्टिस है एंड अल्फा लिमिटेड उसका क्लाइंट है। ओके, अल्फा लिमिटेड ने सीए इन प्रैक्टिस को बोला कि सुन ना अल्फा सीए इन प्रैक्टिस, मुझे ना ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करके देना जरा, ठीक है, उसका पेमेंट वेरीफाई करके दे, ठीक है, फिर उसको जो गुड्स दिए रहेंगे, गुड्स डिस्पैच वगैरह वो चेक करके दे, बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज चेक करके दे, एक ना उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले ले, ऑलराइट ईमेल पे रिस्पांस भी ले ले, ठीक है, थोड़ा ना उसका लेजर भी वेरीफाई करके दे। ये सब करके वो सीए इन प्रैक्टिस ने बोला, वो सीए इन प्रैक्टिस सॉरी अल्फा लिमिटेड ने सीए इन प्रैक्टिस को बोला कि मुझे एक रिपोर्ट दे दे, वो रिपोर्ट के अंदर जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स है, वो रिपोर्ट के अंदर जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका एक लिस्ट दे दे, उसके सामने उनसे कितना पैसा लेना है वो दे दे। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड द एग्जांपल? तो टेल मी, क्या सीए इन प्रैक्टिस, यस नो में जवाब देना, यस नो में जवाब देना, क्या सीए इन प्रैक्टिस कोई डेटा को चेक करने वाला है? इज सीए इन प्रैक्टिस गोइंग टू चेक सम डेटा? यस और नो सर? यस और नो सर? यस, सीए इन प्रैक्टिस डेटा को चेक तो करने वाला है। ठीक है, टेल मी, सीए इन प्रैक्टिस डेटा को चेक करने के बाद क्या एक रिपोर्ट बनाने वाला है? यस और नो सर? यस सर, यस। टेल मी, वो रिपोर्ट किसके लिए है? आई फॉर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है कि ई फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए है? आई फॉर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। अरे बात खत्म हो गई। तो ये नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है। एक तो ये अश्योरेंस का शॉर्ट फॉर्म भी नहीं लिख सकते। ऑलराइट, so it is a non-assurance engagement. It is a non-assurance engagement. मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी डेटा को चेक करना, कोई भी डेटा को चेक करना, चेक करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बना के दे देना, इसको अश्योरेंस नहीं बोलते। अश्योरेंस के लिए it should be able to increase the confidence of the stakeholders. Alright? So इसलिए जरा ध्यान से everyone over here, ये देखो, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट का पूरा डायग्राम दिया है मैंने। ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस एक प्रैक्टिशनर है, क्लाइंट एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। सर ऐसा क्यों बोला रिस्पॉन्सिबल पार्टी? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डेटा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डेटा, इसलिए उसको बोला रिस्पॉन्सिबल पार्टी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डेटा। ऑलराइट, अब सुनो मेरी बात, ये जो क्लाइंट है, सॉरी थोड़ा टेम्पररी मार्कर यूज करता हूं, ये जो क्लाइंट है वो सीए इन प्रैक्टिस को डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे समझो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, मैं आपका क्लाइंट, आप मेरे सीए इन प्रैक्टिस, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, तो मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिए दैट इज अवर सब्जेक्ट मैटर। ऑलराइट, your data.
दिस इज पॉइंट नंबर 1. Point number 2. All right. Practitioner will express a conclusion about the outcome of evaluation of subject matter against criteria. आराम से शब्द थोड़े भारी भारी है, मैं इजी बना के देता हूं अभी. मतलब कि डेटा वर्सेस गाइडलाइन का चेकिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेटा है, तो शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो क्या है? क्राइटेरिया. अंडरस्टूड दिस? तो वन मोर टाइम, प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन अबाउट द आउटकम, कंक्लूजन about the outcome of evaluation of subject matter against the criteria. So data versus guideline वाला काम होने वाला है. To increase the degree of confidence of the intended users, to enhance the degree of confidence of the intended users. पर अब ध्यान में देना, intended users other than responsible party, यहां पे मेन फ्लेवर है. intended users other than responsible party, which users? थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर्स या मेंबर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा. ऑलराइट. सो वन मोर टाइम. कैसे ना पूरा डायग्राम ऐसे क्या होता है बेटा, पूरा एक वर्ड बाय वर्ड सब कुछ तो बाइट नहीं हो सकता, खाली ब्रॉडली अगर याद रह जाए ना, दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी, देखो मेरी आइज क्लोज. ऑलराइट. Responsible party will provide subject matter to the practitioner. Practitioner will express a conclusion on the outcome of evaluation of the subject matter against the criteria. All right. He will prepare a written report, and that report will enhance the confidence of the intended users other than the responsible party. यो तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ना कुछ ऐसा बाय हार्ट नहीं किया. मैं समझता आपको लगेगा ये तो क्या अभी 12 साल से पढ़ा था, इसके लिए तो कॉमन है ना ये सब बाय हार्ट होना. हम लोग के पास 6-6, 8-8 सब्जेक्ट होते हैं, हमारे शूज में आके देखो. तो मैं समझता हूं ये सब, खुद को बेटर फील करवाना कोई आपकी जनरेशन से समझे. सो लिसन टू मी, थोड़ा डायग्राम को विजुअलाइज करो, अपने आप याद रहेगा. क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रोवाइड सब्जेक्ट मैटर टू प्रैक्टिशनर. Practitioner express conclusion on the outcome of evaluation of subject matter against criteria to enhance, increase the degree of confidence of the intended users. All right. But which users other than the responsible party? That is assurance engagement. I want a confirmation. Are you clear with this? Yes or no, sir? Everyone on Zoom, come on. Yes. All right. Elements of assurance engagement. एक assurance engagement कितनी चीजों से बनता है? Elements of assurance engagement. Okay. पहले तो 3 लोग होने चाहिए. मैनेजमेंट, ऑलराइट, यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑलराइट, प्रैक्टिशनर एंड इंटेंडेड यूजर्स. ठीक है. फिर एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. यानी एक्चुअल डेटा, एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सुटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए. शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये सुटेबल क्राइटेरिया. फिर भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, हमको अच्छे से एग्जामिन करना है. दैट इज वाई जब मैं एक सीएम प्रैक्टिस हूं, आई नीड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. सर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस का मतलब क्या है? सुनो, सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, ऑलराइट, कि आपको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू वांट. एंड अप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी. सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी. अभी क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी का मतलब ये थोड़ी कि शुद्ध घी में इंफॉर्मेशन है.
तो क्वालिटी का मतलब क्या हो, क्वालिटी मींस RR, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। पर यार ये सब ना ऐसे बाय हार्ट करने को बहुत ड्राई लगता है यार। ऑलराइट, थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं ना। टेल मी एवरीवन, परचेस इनवॉइस, ऑलराइट, अगर मैं परचेस वेरीफाई कर रहा हूं परचेसेस, तो आई विल नीड परचेस इनवॉइस, यस और नो सर? आई विल नीड परचेस इनवॉइस, यस और नो सर? परचेस इनवॉइस, परचेस ऑर्डर, गुड्स आया रहेगा तो गुड्स इनवर्ड। मुझे बात बताओ, परचेस इनवॉइस जो सप्लायर से आया, परचेस ऑर्डर जो मैंने सप्लायर को दिया होगा, ऑलराइट, बैंक स्टेटमेंट जहां पे पेमेंट हुआ है, देन गुड्स बाहर गए तो गुड्स, सॉरी गुड्स अंदर आए तो गुड्स इनवर्ड नोट, ऑलराइट। तो ये सारा डेटा जो मैं कंपेयर करके चेक करूंगा, मुझे बात बताओ ये सब लॉजिकल डेटा है, यस और नो सर? ऑलराइट, लॉजिकल, यस, तो वो हो गया आपका रेलेवेंस। टेल मी, यू नीड ओरिजिनल परचेस इनवॉइस और डुप्लीकेट परचेस इनवॉइस? ओरिजिनल और डुप्लीकेट? ओरिजिनल, ऑलराइट, तो वो क्या हो गया आपका, रिलायबिलिटी। एंड आउट ऑफ 1000 परचेजेस इफ यू आर वेरीफाइंग 300 परचेजेस, तो हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एज अ सीए इन प्रैक्टिस यू विल नीड विच एविडेंस? जब आप अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हो, विच एंगेजमेंट? अश्योरेंस एंगेजमेंट, देन यू विल नीड विच एविडेंस? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। लास्ट में आप एक रिपोर्ट बनाओगे, आई रिपीट, लास्ट में आप एक रिटर्न रिपोर्ट बनाओगे, लास्ट में आप एक रिटर्न रिपोर्ट बनाओगे, एंड वो रिपोर्ट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर। चलो एक बार वापस, 3 पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, फिर चेक करो तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, लास्ट में रिपोर्ट बनाओ। ऑलराइट, 3 पार्टी, 3 पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑलराइट, चेक करना पड़ेगा, कंक्लूजन बना के रिपोर्ट कर दो। सो दिस इज एग्जैक्टली द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 5 एलिमेंट, 3 पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस एंड रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। एवरीवन प्लीज कंफर्म, मैं पता है मैं बार बार पूछ के पका रहा हूं आपको, प्लीज कंफर्म, पर फिर भी कर दो, ऑलराइट, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। ओके, नाउ लिसन टू मी। ये अभी तक मैं खाली एंगेजमेंट समझा है, एंगेजमेंट। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनो। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ नहीं ब्रेक नहीं हुई। हाँ, ये तो देखो, अब अश्योरेंस है ना, अश्योरेंस एंगेजमेंट यानी लोगों का भरोसा बढ़ाना। ओके, अश्योरेंस एंगेजमेंट में टोटल 3 तरीके के अश्योरेंस होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, यानी 100% गारंटी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, दूसरा होता है रीजनेबल अश्योरेंस, यानी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। और तीसरा होता है लिमिटेड अश्योरेंस। टेल मी, मैं अगर बोलूं वरुण इज अ गुड बॉय एंड दूसरा मैं बोलूं वरुण इज नॉट अ बैड बॉय, ऑलराइट, वरुण इज अ गुड बॉय एंड दूसरा वरुण इज नॉट अ बैड बॉय, किस में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है वरुण के बारे में? स्टेटमेंट 1 की स्टेटमेंट 2? मैं बोला वरुण इज अ गुड बॉय, दूसरा बोला वरुण बुरा नहीं है। एग्जैक्टली, तो सुनो मेरी बात, रीजनेबल अश्योरेंस में ऐसा होता है, वरुण इज अ गुड बॉय, ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, कि ये अच्छा है। ऑलराइट, लिमिटेड अश्योरेंस में ऐसा लिखा जाता है कि बुरा नहीं है, ऑलराइट, नॉट अ बैड बॉय, कि अब तक कुछ मिस्टेक मिली नहीं है। लिमिटेड अश्योरेंस है ना, वो एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस है, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस है देन रीजनेबल अश्योरेंस।
मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये सब है मेरे पास प्रिंटेड बुक में, डोंट वरी। मैं लिख इसलिए रहा हूं आपके सामने ताकि आपका ध्यान स्क्रीन पे रहे। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, अगर आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट देख लो ना, अगर आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट देख लो, टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑलराइट, ये मैं दिखाया था ना कल, हाँ, इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन, ऑलराइट, एन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड बेस्ड ऑन कंसिडरेशन। ये देखो, टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन, हमने हमारी बेस्ट ट्राई की है, और ये क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, आप कोई भी लिस्टेड कंपनी का जाकर, कोई भी लिस्टेड कंपनी का जाकर, हाँ थोड़ा ये सब भी इंटरनेट वेबसाइट पे जाया करो, अच्छी वेबसाइट से ये सब भी, कोई भी लिस्टेड कंपनी का जाकर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो एंड ट्राई करो सर्च करने का, ये पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं होता है, रिव्यू रिपोर्ट ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। आई रिपीट, रिव्यू रिपोर्ट ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर आप ये सर्च करोगे ना, रिव्यू रिपोर्ट ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो आपको पता चलेगा कि लिस्टेड एंटिटी में जो हर क्वार्टर में जो फाइनेंशियल्स इशू होते हैं, 3-3 महीने के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उसके ऊपर कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देता। बाकी कौन सा एश्योरेंस होता है उसके अंदर? लिमिटेड एश्योरेंस। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट नहीं होता है, रिव्यू होता है। वन मोर टाइम, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट नहीं होता है, रिव्यू होता है। ऑडिट एंड रिव्यू ये दोनों अलग अलग शब्द है। ऑडिट का मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस एंड रिव्यू के अंदर दिया जाता है लिमिटेड एश्योरेंस। ऑडिट के अंदर हाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है एंड रिव्यू के अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है। ऑडिट से कम मेहनत होती है रिव्यू के अंदर। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो सर? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टे कनेक्टेड, वेरी गुड, ऑलराइट। अब सुनो मेरी बात, अब मैं ऑफिशियली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टू द टॉपिक ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टू द टॉपिक ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एवरीवन ओवर हियर, पहले ये चार्ट को समझ लेते हैं। द आईसीएआई ने एक अलग से बॉडी बनाई है कॉल्ड एज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ध्यान देना, एमसीक्यू फेवरेट है। ऑलराइट सर, आज आप सर 25-26 मिनट हो गए सर, आज आप बता नहीं रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। अरे क्या है ना, ये पूरा एक ही कंसेप्ट है। इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बताता हूं। डोंट वरी, ऐसा नहीं कि खाली फर्स्ट लेक्चर में बताया, सेकंड लेक्चर नहीं बताऊंगा, कि पहले एडमिशन ले लिए सारे। एवरीवन ओवर हियर, इधर देखो, द आईसीएआई ने बनाया है AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, इन्होंने इशू किए हैं 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स, SQC, SA, SRE, SAE एंड SRS। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हर एक स्टैंडर्ड कोई ना कोई पर्पस से इशू किया गया है। हर एक कैटेगरी कोई ना कोई पर्पस से इशू की गई है। मेरी बात सुनो, SQC कैटेगरी के अंदर एक स्टैंडर्ड है, SA के अंदर 38 है, SRE के अंदर 2 है, SAE के अंदर 3 है, SRS के अंदर 2 है। तो टोटल 46 स्टैंडर्ड्स होते हैं। मेरे को नहीं पढ़ना है इतना, मुझे घर जाना है। अरे रुको रुको रुको, इतने स्टैंडर्ड्स तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, खाली इसका इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है। ठीक है, हाँ सब लोग ध्यान देना प्लीज। अब सुनो मेरी बात, एक एक कैटेगरी को समझते हैं। पहले ये वाला कैटेगरी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अच्छा, एक चीज तुम्हारे दिमाग में एक फिट हो गई कि तुम्हारे अकाउंट सब्जेक्ट में कैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वैसा ऑडिट सब्जेक्ट में ना, मतलब हमारे सब्जेक्ट में सिर्फ ऐसा एक तरीके के स्टैंडर्ड्स नहीं होते, टोटल 5 स्टैंडर्ड्स है, 5 अलग अलग कैटेगरी है। अंडरस्टूड दिस? ऐसा अकाउंट्स में तुम कैसा AS1, AS2, AS3 ला 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 ला, ऐसा हमारा नहीं है। हमारा SQC, SA, SRE, SAE, SRS ऐसी 5 कैटेगरी है। वो तो थैंक यू बोलो ICAI को कि इंटर CA में सिर्फ ये वाली कैटेगरी है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और उसमें से ये 38 में से 26 स्टैंडर्ड है। अंडरस्टूड? तो इसलिए थोड़ा समझने की ट्राई करो, ये भी है पर थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाए गए हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए।
यहां पे प्लीज लिख दो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना प्लीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, दो तरह के होते हैं, एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आप अकाउंट सब्जेक्ट में सीखते हो, और बैलेंस शीट पीएनएल जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में हम सीखते हैं, ओके। दूसरा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फ्यूचर, जो शार्क टैंक इंडिया में बताते हैं ना, नेक्स्ट 5 साल का बताओ, नेक्स्ट 10 साल का बताओ, नेक्स्ट 12 महीने का बताओ, और फ्यूचर के बारे में बताओ, फ्यूचर के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जब रीजनेबल अश्योरेंस देना है यानी ऑडिट करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बनाए गए हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। प्लीज बच्चों एक बात समझना, मार्केट में अलग अलग तरह के ऑडिट चलते हैं। आप लोग इंटर सीए में हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट सीख रहे हो। जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अलग ऑडिट है, टैक्स का अलग ऑडिट है, आईटी सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स का अलग ऑडिट है। अरे नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का भी ऑडिट है, एनवायरमेंट ऑडिट। तो अलग अलग तरीके के ऑडिट चलते रहते हैं मार्केट में। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सारे ऑडिट के लिए नहीं है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर ओनली फॉर ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। All types of audits are not covered by standards on auditing. I want a confirmation. Are you clear with this? Yes or no, sir? Please ये मिस्टेक मत करना कि जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। ऐसा नहीं है। खाली ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग होते हैं, एंड पूरा इंटर सीए का सब्जेक्ट ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, इसलिए आपको सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिखाया जाता है। I want a confirmation. Are you understanding this? Yes, yes. All right. So everyone over here, standards auditing are only for audit of historical financial information. Okay? अब audit यानी reasonable assurance यानी high level of assurance, not the guarantee, वो तो हम पढ़ चुके हैं। Next, SRE, standards on review engagement. Standards on review engagement. अभी अभी बता रहा था मैं लिस्टेड एंटिटी का एग्जांपल, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक मिनट, हाँ, ओके। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगेन यहां पे मैं लिख रहा हूं रिव्यू ऑफ HFI। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ HFI, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो सुनो एवरीवन, चलो फटाफट। अगर मैं आपको बोलूं ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो कौन सा अश्योरेंस? अगर मैं आपको बोलूं ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो कौन सा अश्योरेंस? कौन सा अश्योरेंस? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, विच अश्योरेंस? बोलो। हाँ देखो कौन बेवड़ा बोला है ऐसे, मैंने कौन सा स्टैंडर्ड ये नहीं पूछा, कौन सा अश्योरेंस, तो बोलने का रीजनेबल अश्योरेंस, ऐसा। कशिश, ओके, हाँ ऐसा, वेरी गुड, रीजनेबल अश्योरेंस। अच्छा, अगर मैं बोलूं रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो विच कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स? हाँ, SA। अगर मैं बोलूं रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो विच अश्योरेंस? अगर मैं बोलूं रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो विच अश्योरेंस? लिमिटेड अश्योरेंस। ये देखो मिक्स आया, लिमिटेड अश्योरेंस और SRE। मैं तुमको अश्योरेंस पूछ रहा हूं तो मुझे अश्योरेंस बताओ ना कि लिमिटेड अश्योरेंस। विच स्टैंडर्ड पूछू तो, विच स्टैंडर्ड पूछू तो, विच स्टैंडर्ड पूछू तो SRE। क्वेश्चन तो समझो, मैं अश्योरेंस का लेवल पूछ रहा हूं या स्टैंडर्ड की कैटेगरी पूछ रहा हूं। ऑलराइट, वैसे आप जवाब दो, ठीक है, वेरी गुड। चलो, गलत जवाब भी दोगे तो देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जवाब दे ही नहीं रहा है उसका इशू है। ऑलराइट, वो तो क्या चक्कर काटते रहेंगे और क्या, हर 3 महीने के फिक्स कस्टमर। एवरीवन ओवर हियर, इधर देखो,
जवाब देते रहो, गलत जाना इज ऑल्सो अ स्टेप टू गो राइट, दैट इज फाइन। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो इतना क्लियर हो गया कि चाहे ऐसे हो या चाहे SRE हो, चाहे SA हो या चाहे SRE हो, सॉरी पेन डिस्चार्ज हो रहा है बार बार, ओके, चाहे ऐसे हो या SRE हो, दोनों कैटेगरी, बोथ द कैटेगरीज आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक ऑडिट की बात कर रहा है तो एक रिव्यू की बात कर रहा है। तो इसको ना बहुत लोनली फील हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। कौन? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि मेरी कोई बात ही नहीं कर रहा है, अगर मेरी नीड ही नहीं है तो मैं क्यों रहूं आपके लाइफ में। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आ रहा है दोस्तों, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आ रहा है दोस्तों SAE, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। बट वेट, यू जस्ट वेट। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट में टोटल 3 स्टैंडर्ड्स हैं और तीनों के अंदर अलग अलग चीजें हैं, X, Y एंड Z। सुनो, फाइनल CM है ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, पर एक चीज बता देता हूं कि इसमें से जो एक स्टैंडर्ड है ना 3400, एक है 3402 और दूसरा है 3420, इसमें से सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता है। यानी पूरी कैटेगरी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड मित्रों, सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता है। सर बाकी का भी बताओ ना प्लीज। सुनो, ज्यादा बताऊंगा कंफ्यूजन होगा, पर इतना बता देता हूं कि ये तीनों के 3 स्टैंडर्ड्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर है। यानी तीनों स्टैंडर्ड्स में X, Y एंड Z, फॉर्मूला की तरह याद रखो, तीनों स्टैंडर्ड्स में कुछ अलग अलग डिस्कस हो रहा है, लेकिन तीनों में कॉमन यह है दैट इट इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फोन छोड़ दो, काम पे ध्यान दो। ऑलराइट, यस, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एवरीवन ओवर हियर, SAE, other assurance engagements, examination of information other than historical financial information, टोटल 3 स्टैंडर्ड है एंड तीनों के अंदर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। पर उसमें एक का एग्जांपल मैं दे देता हूं बिकॉज मॉड्यूल के अंदर वो दिया गया है, दैट इज SAE 3400, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव म्हणजे फ्यूचर। चलो हम लोग खेलेंगे, अभी खेलेंगे ओके। अगर मैं बोलूं आपको रीजनेबल अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो कौन सा कैटेगरी है? देखो, प्रोस्पेक्टिव बोल दिया ना बेटा, सुन समीर मोरे, प्रोस्पेक्टिव बोल दिया ना, फिर बात खत्म हो गया। अब तू SA या SRE बोल ही नहीं सकता। अरे तुझे SAE बोलना है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन गलत था, प्रोस्पेक्टिव पे हम रीजनेबल अश्योरेंस देते नहीं, पर मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में कंफ्यूज मत ना, कुछ भी बोलने दो उनको। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आया ना और उसको आप चेक कर रहे हो ना, ऑलराइट, तो बात खत्म हो गया। यू विल हैव टू गो विथ SAE, अंडरस्टूड? यस। अच्छा, लिमिटेड अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लिमिटेड अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, limited assurance on prospective financial information. Very good, SAE, standards on assurance engagement, very good. मेरी बात सुनो। अगर ऐसा आया that you are helping the client to prepare प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप ऑडिटर नहीं हो, आप नॉर्मल CM प्रैक्टिस हो, आप क्लाइंट को हेल्प कर रहे हो टू प्रिपेयर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब बताओ कौन सा कैटेगरी? टू प्रिपेयर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, जिन्होंने पहले पढ़ाई की है वो लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं, जिनको नहीं समझा, जिनको ये क्वेश्चन ही नहीं समझा, अब वो लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, मुझे अच्छा क्या लगा कि आप ट्रैप में नहीं आए, डायरेक्ट आपने SAE नहीं लिख दिया।
SAE इज फॉर प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बराबर है। आप देखो मैं यहां पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो उसको प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं क्लाइंट को हेल्प कर रहा हूं प्रिपेयर करने के लिए। सो इसमें तो ना ऐसे है, ना SRE है, ना SAE है। ऑलराइट, इसके ऐसी चीजों के लिए जहां पे आप नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स करते हो, विच एंगेजमेंट्स? नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, जस्ट टू हेल्प द क्लाइंट, जस्ट टू हेल्प द क्लाइंट। ऑलराइट, उसको हम कहते हैं SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज अग्रीड विद द क्लाइंट, देयर इज नो अश्योरेंस एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज अग्रीड विद द क्लाइंट, there is no assurance activity involved. Example, compilation of the financial statements. Alright, compilation क्या होता है? Preparation, जमा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना। इनफैक्ट मैं आपको जो ये एग्जांपल भी दिया था ना, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, ये वाला, कि अल्फा लिमिटेड ने सीएम प्रैक्टिस को बोला ट्रेड रिसीवेबल चेक करो, ये करो, वो करो, पर एट द एंड ऑफ द डे हम रिपोर्ट बना के दे रहे हैं अल्फा लिमिटेड को ही, तो ये हम उनको मदद कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए, कुछ इंटरनल कामों के लिए हेल्प कर रहे हैं। ये भी SRS ही हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। आपको पता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या दिया उन्होंने? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज अग्रीड विद द क्लाइंट। लुक एट दिस, ध्यान देना, लूज मत हो जाना प्लीज, एवरीवन ओवर हियर, डू नॉट गो ब्लैंक, डू नॉट जोन आउट। Performing procedures as agreed with the client, no assurance activity involved. All right? Okay. अब सुनो मेरी बात, बच्चे चाहे जितने भी हो, माँ बाप के इंस्ट्रक्शन सेम रहते हैं। कोई स्ट्रेंजर अगर बिस्किट खिलाएगा तो खाने नहीं। All right. अब सुनो मेरी बात, चाहे ऐसे हो, SRE हो, ऐसे ही हो, SRS हो, सबके लिए आया है SQC, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। बिकॉज इसके अंदर क्या है पता है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखनी है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखना, एथिक्स मेंटेन करके रखना, टीम को ट्रेनिंग देना, टीम को एक्सपर्टीज टीम की सुधारना। अब टेल मी, ऐसी जो बातें हैं वो तो ऐसे SRE, ऐसे SRS सबको एप्लीकेबल होगा? यस और नो सर? यस सर। यो, सो SQC1 इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू ऑल द एंगेजमेंट्स मेंशन्ड ओवर हियर। ये चाहे ऐसे हो या SRE हो या ऐसे ही हो या SRS हो, ये चाहे ऐसे हो या SRE हो या ऐसे ही हो या SRS हो, सब जगह है। ऑलराइट, सुनो, ये ना डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो गया अपने को ना, मैं अभी लास्ट टाइम मैं मॉक टेस्ट ले लेता हूं। सो टेल मी, इंप्रूविंग द स्किल्स ऑफ योर टीम, क्या लगता है ये कौन सी कैटेगरी होगी? इंप्रूविंग द स्किल्स ऑफ योर टीम, SQC ऐसे, बराबर है, ऐसी प्रवचन वाली बात है, SQC है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नहीं बेटा, ऐसे भी हो सकता है, SRE भी हो सकता है, दो लिखना चाहिए था आपको। बिकॉज एग्जामिन करके अगर मैं रीजनेबल अश्योरेंस दूं तो ऐसे, और एग्जामिन करके मैं लिमिटेड अश्योरेंस दूं तो SRE। अरे मैं 2 दिन अनुष्का शर्मा के साथ स्पेंड करता हूं, उसके बाद तीसरे दिन में आके आपको बोलता हूं कि अनुष्का शर्मा इज अ वेरी गुड गर्ल। अरे तो ये रीजनेबल अश्योरेंस हो गया। फिर मैं आपको बोलता हूं कि अनुष्का शर्मा इज नॉट अ बैड गर्ल, ये लिमिटेड अश्योरेंस हो गया, पर 2 दिन स्पेंड तो किया ना अनुष्का शर्मा के साथ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहा हूं, इससे हमको पता नहीं चलेगा ऐसे है कि SRE। मैं रिपोर्ट में क्या लिख रहा हूं उससे पता चलेगा। अंडरस्टूड? सो अगर मैं बोलूं एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन यू शुड से आइदर ऐसे और SRE। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, SAE। Checking the trade payables and giving an internal report to the client. Checking the trade payables and giving an internal report to the client. Very good. SRS, नहीं बेटा, SRS, Standards on Related Services. Checking the trade payables and giving an internal report to the client.
so it is SRS, standards on related services. विदुषी क्लियर हुआ? यस, ऑलराइट। अब सुनो, इंटर सीए का मेन सिलेबस क्या पता है? 26 एसएस, ओके, एंड 1 एसक्यूसी, ओके। और वो 1 एसक्यूसी वैसे भी 1 ही है, पर वो उसका भी ट्रेलर है, ज्यादा नहीं है। सो इधर देख, सुनो, इसका मतलब आपको तो ऐसे ऐसे ही खेलना है। कैसे कैसे खेलना है? ऐसे ऐसे खेलना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ओके। अब सुनो मेरी बात, इंस्टीट्यूट ने एक बुक बनाई है कॉल्ड एज ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। आई रिपीट, इंस्टीट्यूट ने एक बुक बनाई है कॉल्ड एज ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। It is mandatory to follow essays while auditing financial statements irrespective of the entity being audited. So even if you are auditing an entity, जो अपनी इच्छा से वॉलंटरी ऑडिट करवा रही है, फिर भी एसेस को फॉलो करना मैंडेटरी है। Is everyone clear with this? Yes sir, yes sir. अब सुनो मेरी बात, मॉड्यूल के अंदर है ना, रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस का कुछ डिफरेंस दिया गया है। रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस का डिफरेंस दिया गया है, ऑलराइट? वो देख लो। तो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, ऑलराइट, and limited assurance provides lower level of assurance than reasonable assurance. Reasonable assurance elaborate and extensive procedures to obtain sufficient and appropriate evidence, बहुत ज्यादा काम करते हैं to obtain sufficient and appropriate evidence, and limited assurance में कम काम करते हैं, fewer procedures as compared to reasonable assurance. Reasonable assurance में we will draw reasonable conclusion, all right, and limited assurance में we will draw limited conclusion. Example of reasonable assurance audit engagement, limited assurance review engagement. All right. Done? Done. ये समझा सबको टेबल? यस। एक क्वेश्चन दिखाना है भाई, एक क्वेश्चन दिखाना है। हाँ, एक क्वेश्चन दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, the management of Exotic Tours and Travels Limited requests its auditor Raja and Company to provide an assurance report on the financial information for the first quarter of a year by skipping required detailed procedures. Please, abhi don't break my heart, everyone over here. Can Raja and Company provide such a report? What would be the nature of such a report? Would it be necessary for them to obtain sufficient and appropriate evidence in such a case? आराम से मुझे बात बताओ, राजा एंड कंपनी को क्या बोला है कि मुझे एक अश्योरेंस दो। अश्योरेंस किसके ऊपर दो? फर्स्ट क्वार्टर। विदुषी सब लोग क्वेश्चन में ध्यान देना, अश्योरेंस किसके ऊपर दो? फर्स्ट क्वार्टर। टेल मी एवरीवन, कैन आई से फर्स्ट क्वार्टर वर्ड देखकर ही पता चल गया हमको कि रिव्यू एंगेजमेंट है? यस और नो सर? कम ऑन एवरीवन, टेल मी, तुमको रिव्यू वर्ड का पता पहली कौन सी ऐसी लाइन है जहां से पता चला फर्स्ट क्वार्टर? देन यू आर रॉन्ग। फर्स्ट क्वार्टर का तो वो लोग देखो, फर्स्ट क्वार्टर का, अब लोग फर्स्ट क्वार्टर बोल के ऐसा बोलेंगे कि एकदम इन डेप्थ चेक करो, तो आर गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट क्वार्टर वर्ड से पता नहीं चला, हमको पता चला ये वाले वर्ड से, बाय स्किपिंग रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर्स। समझा? यहां से पता चला। समझो फर्स्ट क्वार्टर वर्ड लिख के वो लोग बोलते हैं दैट प्रोवाइड डिटेल्ड प्रोसीजर्स, प्रोवाइड डिटेल्ड एग्जामिनेशन, प्रोवाइड डिटेल्ड अश्योरेंस, तो फिर हमको ऑडिट लिखना पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो फर्स्ट क्वार्टर शब्द से पता नहीं चला, स्किपिंग रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर से पता चला। कैन राजा एंड कंपनी प्रोवाइड सच अ रिपोर्ट? यस। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सच अ रिपोर्ट? रिव्यू रिपोर्ट।
टेल मी, ए रिव्यू के अंदर क्या तुमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस की जरूरत है? ए रिव्यू के अंदर क्या तुमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस की जरूरत है? यस और नो सर? चलो फटाफट फटाफट। अबे रिव्यू के अंदर किसको चाहिए बे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस? चाहिए चाहिए चाहिए। मेरे को नहीं बैठने का इसका लेक्चर है। साला टोन ऐसा यूज करता है कि हमको लगता है नो लिखने के। अरे भी तो तुम्हारे दिमाग से जवाब दो ना, मेरे टोन के हिसाब से जवाब क्यों दे रहे हो? चाहिए, मेरी बात सुनो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरीवन ओवर हियर, मेरी बात ध्यान से सुनना। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑलराइट, वेट 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 विदुषी वेट। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, दोस्तों क्या ना, इसे आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक आंसर पढ़ा था, अश्योरेंस एंगेजमेंट और उसके एलिमेंट्स। चिल्ला चिल्ला के हमने बोला सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। टेल मी, मैं ये आंसर में एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ा रहा था कि ऑडिट एंगेजमेंट? अश्योरेंस एंगेजमेंट। कोई भी अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, सुनो भाई, अगर मुझे अनुष्का शर्मा के ऊपर ओपिनियन देना है और तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है ना, तो 2 दिन में स्पेंड करूंगा। अरे अब अगर मुझे आपको रीजनेबल अश्योरेंस देना है तो 2 दिन में मैं अनुष्का शर्मा के साथ बहुत सारी बातें करूंगा, अरे एकदम इन डेप्थ, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि अनुष्का शर्मा कैसी है। अरे लेकिन अगर मुझे समझो आपको अनुष्का शर्मा के ऊपर लिमिटेड एश्योरेंस देना है, तो मैं थोड़ा हाई हेलो करके थोड़ा बहुत बात कर लूंगा, पर 2 दिन स्पेंड तो करने पड़ेंगे। यस और नो सर? बातें तो करनी पड़ेगी। यस और नो सर? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो दोस्तों, चाहे ऑडिट हो या चाहे रिव्यू हो, दोनों में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो लगता है। ऑडिट में ज्यादा क्वांटिटी लगती है, अरे इसलिए हम ऑडिट में बोलते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। रिव्यू में फ्यूअर एविडेंस चाहिए, कम एविडेंस चाहिए, इसलिए हम लोग रिव्यू को बोलते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिव्यू एविडेंस। बट हर एक अश्योरेंस एंगेजमेंट में, ऐसा कोई भी एंगेजमेंट जहां पे आपको थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, ज्यादा इंक्रीज करोगे तो रीजनेबल, थोड़ा कम इंक्रीज करोगे तो लिमिटेड, रिव्यू, ऑलराइट, पर मुझे एविडेंस तो लगेगा। आई वॉन्ट अ कंफर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस और नो सर? तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो लगेगा, लगेगा मींस लगेगा, चाहे मैं ऑडिट कर रहा हूं या मैं रिव्यू कर रहा हूं। यस सर। तो मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं? इधर जाके लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5, रीजनेबल वर्सेस लिमिटेड में जाके लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अच्छा एवरीवन ओवर हियर, बिफोर आई गो टू क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि एसएस जो है, एसएस वो मैंडेटरी है। आई रिपीट, एसएस जो है, एसएस वो मैंडेटरी है। मतलब स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के अंदर जो भी बोला है वो आपको करना ही है, करना ही है, करना ही है। अच्छा, कल मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था, अब एक ऐसे है, ऐसे 501, ऑलराइट, चलो फाइनली ऐसा लग रहा है कि आप सब काम कर रहे हो अच्छे से अभी, ऑलराइट। ऐसे 501 करके एक ऐसे है विच टॉक्स अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। मैंने आपको बोला ना, इफ इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ईयर एंड पे जाके फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। यस और नो सर? यस सर। तो ईयर एंड पे जाके फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। यस और नो सर? यस सर। ऑलराइट, एंड समझ लो, 1 मिनट, हाँ, तो ईयर एंड पे जाके फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड समझ लो कि अगर कोविड का लॉकडाउन है, कोविड का लॉकडाउन है, वॉर लाइक सिचुएशन है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या हम लोग वर्चुअल कॉल कर सकते हैं? अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो
यस। तो कहना है से हमने एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कुछ अलग करना पड़ेगा अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, यस और नो सर? यस सर। ऑलराइट। और इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्चर। कौन सा पार्चर? डिपार्चर। यानी हमने स्टैंडर्ड से हटके कुछ और किया। इसलिए नहीं बिकॉज मेरा मूड नहीं था, इसलिए बिकॉज पॉसिबल ही नहीं था वेरीफाई करना, एंड दैट इज व्हाई वी हैव परफॉर्म्ड अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, और हमने किया थोड़ा बहुत डिपार्चर, थोड़ा बहुत डिपार्चर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक पैराग्राफ रीड करवाना है आपको, आपकी जो कंटेंट बुक है उसमें से। एक पैराग्राफ रीड करवाना है, मैं खाली एक बार रीड करता हूं। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टू सी दैट standards are followed in engagements undertaken by them. Ordinarily, these are to be followed by professional accountants. All right. However, a situation may arise when a specific procedure as required in standards would be ineffective in particular engagement. In such a case, he is required to document how alternative procedures performed achieve the purpose of the required procedure. Also, reason for departure also has to be documented unless it is clear. Further, this report should draw attention to such departures. Oh. It is also to be noted that a mere disclosure in report does not absolve a professional accountant from complying with applicable standards. बेटा टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ। मैं आपको समझाता हूं सिंपली उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि अगर आप अल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो तो आपको पहले तो डॉक्यूमेंट करना है कि आपने ये कैसे किया। ऑलराइट। उसका रीजन भी डॉक्यूमेंट करना है। ओके। एंड आपकी रिपोर्ट के अंदर यू शुड ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर्स। मेन तो ये है डॉक्टर। ऑलराइट। डी फॉर डॉक्यूमेंट, आर फॉर रिपोर्ट। बोलो डी फॉर डॉक्यूमेंट, आर फॉर रिपोर्ट। ऑलराइट। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग पाप, जब आप पाप करोगे तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। सर क्या बोल रहे हो यार? ऑलराइट। अरे पाप का मतलब है परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर दोस्तों आपने पाप किया तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। डी फॉर आपको आपकी नोट्स में डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपने ये कैसे किया, क्यों किया। ऑलराइट। एंड यू विल ऑल्सो हैव टू हाईलाइट दिस इन द रिपोर्ट। सर ये आप बोल रहे हो हमको याद नहीं रहा, तो सर चार्ट बुक में किधर इसका रेफरेंस दे दो ना सर। या ऑब्वियसली यस। सो यहां पे लिखो एसेस आर मैंडेटरी। अच्छा, जिसके पास ये चार्ट बुक नहीं है, मैं क्या एटलीस्ट इधर लिख के रखता हूं ताकि वो क्या, जब मैं आपको इसका कटआउट शेयर करूं, आज शेयर करूंगा मैं, ऑलराइट, तो वो इजी रहे आपको। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इफ यू परफॉर्म alternate audit procedures, PAP, okay, then you are supposed to doctor. D for document how you have done this and why you have done this, and in report also you should draw attention to such departures. जिसके पास बुक है ये, ऑलराइट, वो लिख दीजिए प्लीज। सारे सर्विसेज फ्रैक्चर्ड है इस वक्त बारिश में। ट्रेन सर्विसेज ये सब आधा अधूरा चल रहा है, सब चल रहा है, नहीं चल रहा है। ऑलराइट, एसेस आर मैंडेटरी। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर आप पाप करते हो, परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑलराइट, देन इन दैट केस आपको डॉक्टर करना पड़ेगा। डी फॉर डॉक्यूमेंट हाउ एंड व्हाई यू हैव डन दिस एंड रिपोर्ट अटेंशन टू सच डिपार्चर्स। ये विदुषी वगैरह जो इनके पास नोट्स था वो लोग का हो गया है।
तीर्थ यस, करण करेक्ट, रिया ओके, डन, ठीक है चलो, डन 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 डन। अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, CAP बाबू is conducting audit of financial statements of Quick Buy Private Limited. He was not able to obtain external confirmation from certain debtors due to practical difficulties and peculiar circumstances. However, such a procedure is mandated under SS. Unable to obtain external confirmation from these debtors, he relied upon sale details to these parties, e-invoices, e-way bills. अच्छा सुनो ना, बोलता है डेटर्स के पास से कंफर्मेशन नहीं मिला जबकि ये मैंडेटरी था अंडर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, इसलिए उसने कुछ अलग किया, उसने पाप किया, पाप, परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑलराइट, ही वाज रीजनेबली सेटिस्फाइड विद द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। इज देयर एनी अदर रिपोर्टिंग ड्यूटी कास्ट अपॉन हिम? हां, अगर आप पाप करोगे ऑलराइट तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डी फॉर डॉक्यूमेंट हाउ and the reasons why, and in report also you should draw the attention. Alright, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जाके क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा लिख रहा हूं, डन डना डन डन, डन डना डन डन। ओके, आराम से, थोड़ा आराम से, ठीक है। चलो एवरीवन ओवर हियर, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा क्लियर होता है कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, जैसे केस स्टडी 2, केस स्टडी 2, मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। अरे यार हमने क्या बोला था, केस स्टडी आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने का ना। ऑलराइट, ठीक है, एक काम करते हैं, इधर देखो तो, इधर देखो तो, इधर देखो सब लोग स्क्रीन पे देखो, मस्त चीज दिखाता है, मस्त चीज दिखाता है, इधर देखो, क्वेश्चन बैंक बंद कर दो, क्वेश्चन बैंक बंद कर दो, मस्त चीज दिखाता है, बहुत मजा आएगा। स्क्रीन पे देखते रहना। अरे क्या हो गया इंटरनेट के? हेलो, हाँ, बने रहिए, बने रहिए। ये पता है इतनी मेहनत क्यों की है? ऑलराइट, पता है इतनी मेहनत क्यों की, ताकि आप आंसर ना देखो। ठीक है, ये मॉड्यूल में कैसा है, पहले क्वेश्चन फिर आंसर अलग से दिए होते हैं ना, तो थोड़ा मुझे पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। ओके, तो स्क्रीन पे देख के जवाब दो। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एंगेज्ड CAP टू इश्यू अ ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर, ऑलराइट, एज रेफर्ड टू इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इफ एनी इश्यूड बाय ACR रेलेवेंट फॉर CAP। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ऑलराइट, देन इन दैट केस लग क्या रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू हैव कि कौन सा स्टैंडर्ड होगा? CAP टू इश्यू अ ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर, ऑलराइट, क्या लग रहा है ABCD कौन सा होगा? ओके, अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि आपको क्वेश्चन, अच्छा अभी सुनो, सोचना कैसे, इसमें सोचना कैसे, मेरी बात सुनो। ऑलराइट, ओके, अब मेरी बात सुनो, सोचना कैसे। CAP कर क्या रहा है, मुझे बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को P फॉर प्रिपेयर कर रहा है कि E फॉर एग्जामिन करने वाला है? मेरे छोटे छोटे सवाल का जवाब दोगे तो मुझे पता चलेगा। टेल मी, CAP क्या करने वाला है, वो P फॉर प्रिपेयर करने वाला है कि E फॉर एग्जामिन करने वाला है? गलत, तुम लोग सब गलत।
मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है अगर मैं स्टूडेंट हूं ना तो। तुम लोग क्या सोच के बैठे हो पता है कि वो रिपोर्ट बना रहा है ना, रिपोर्ट मतलब वो एग्जामिन कर रहा है, ऐसा नहीं है। सीए इन प्रैक्टिस हर चीज का रिपोर्ट बनाता है। ऑलराइट, अगर वो प्रिपेयर करता है तो उसका भी रिपोर्ट बनाता है, अगर वो मेकर है तो भी रिपोर्ट बनाएगा, अगर चेकर है तो भी रिपोर्ट बनाएगा। समझ में आ रही हो है? तो ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहा है कि एग्जामिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज सुनो ना दोस्तों, सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो। आपको एक चीज समझ में आ रही है? अरे यार, हां, आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? प्रिपेयर कर रहा हूं, तो डू यू अंडरस्टैंड फिर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज आ जाएगा, यस और नो सर? हाँ, सब लोग जूम पे जवाब दो, बहुत सेंसिटिव केस स्टडी चल रहा है ये। ऑलराइट, अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, आई रिपीट, अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, ऑलराइट, तो ये आ जाएगा, बिकॉज उसमें तो कोई एश्योरेंस है ही नहीं। पर अगर मैं एग्जामिन कर रहा हूं, ओके, और अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री, तो ये दोनों में से आएगा, यस और नो सर? हिस्ट्री है तो वो दोनों में से आएगा ना समीर। रीजनेबल एश्योरेंस रहेगा तो ऐसे, लिमिटेड रहेगा तो ऐसा रही, ठीक है। और अगर फ्यूचर है और मैं एग्जामिन कर रहा हूं तो फिर SAE। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वेश्चन देखकर सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि मैं M फॉर मेकर हूं कि C फॉर चेकर, या आई कैनॉट से। लेट मी टेल यू, आई कैनॉट से दैट। मुझे क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं मेकर हूं कि चेकर हूं। ऑलराइट, बिकॉज उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि प्रैक्टिसिंग सीए सिर्फ रिपोर्ट देने वाला है, पर कौन सी चीज का रिपोर्ट देने वाला है? वेदर फोरकास्ट का? किधर गया? हाँ, हियर आ गया, आ गया। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, लास्ट पैराग्राफ ऑफ केस स्टडी, बराबर? तो मैं लास्ट पैराग्राफ ऑफ केस स्टडी पढ़ता हूं। ये सुनो, अगर क्वेश्चन में आपको बोला हो ना एज पर पैरा 4, पैरा 3, तो उतना ही पढ़ने का, आगे पीछे का नहीं पढ़ने का। वो कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल है, उधर जितना बोला उतना करो। अंडरस्टूड? ऑलराइट, लुक एट दिस। Assume in the above case, the company only provides trial balance, financial statements in draft preliminary form, along with the accompanying records for the relevant half year to CAP, and requests him to duly provide a signed financial statements with a report for mutually agreed professional fees. Tell me, last paragraph पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? CAP जो है वो M फॉर मेकर है कि C फॉर चेकर? M फॉर मेकर है कि C फॉर चेकर? M फॉर मेकर है कि C फॉर चेकर? Yes, he is M फॉर मेकर, बिकॉज वो रफ ट्रायल बैलेंस लेने वाला है, उसके बेसिस पे साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने वाला है, तो वो बना के देने वाला है, वो इसको चेक नहीं करने वाला। तो टेल मी एवरीवन, 1 में कौन सा ऑप्शन होगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। MC कौन लिखता है बे? ऑलराइट, मेकर चेकर दोनों नहीं हो सकते तुम, ठीक है? एवरीवन ओवर हियर। अच्छा, मेकर है इसलिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ओ डीप, पीक डिटेलिंग बाय चंदना। लुक एट दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is most appropriate in given case situation? All right. CAP can assist the management in preparation of financial statements of the company. However, issue of a report in such a case is outside the scope of the work. ओ भाई साहब सुनो, आप चाहे मेकर हो या चेकर हो, रिपोर्ट तो आपको इशू करना ही है, ठीक है? अच्छा विदुषी, इंटरनल ऑडिट ये सब कहीं पे भी नहीं आता, ना SQC, ना SA, ना SRE, ना SRS। इंटरनल ऑडिट का स्टैंडर्ड का बोर्ड ही अलग है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड, वो पूरा उसका बोर्ड ही अलग, उसके स्टैंडर्ड्स भी अलग। ओके, चलो हम लोग वापस इधर आ जाते हैं। CAP can assist the management in preparation of financial statements of the company. However, issue of a report in such a case is outside the scope. अरे भाई साहब, तुम मेकर चेकर जो भी हो ना, you will have to always issue the report along with that. Alright, that's a golden rule. So question number 2 का A is false. B,
CAP can assist the management in preparation of financial statements of the company and he can issue an audit report. चंदना, अरे सब लोग बताओ, आप MC एक साथ हो सकते हो क्या? मेकर एंड चेकर दोनों नहीं ना? Can you be the maker as well as the checker? Can you be the maker as well as the checker? No. ये देखो क्वेश्चन 2B तो देखो, ऑलराइट, फूका हुआ है ऑप्शन. क्वेश्चन 2C, CAP can assist the management in preparation of financial statement of the company, बराबर, and he can issue a compilation report, बराबर, compilation यानी बनाना, प्रिपेयर करना, C बराबर लग रहा है. D, the responsibility of preparation of financial statement of company's management. CAP cannot assist the management in preparation of financial statements, however he can issue a review report. कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी. Cannot assist the management only in preparation of financial statements. अगर आप ऑडिटर हो तो आप मदद नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में. नॉर्मली एक सीएम प्रैक्टिस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देता ही है ना. In the above said scenario for issuance of signed financial statements for half year by CAP as discussed in the last paragraph of the case study, identify the most appropriate statement. Tell me everyone, चाहे ऐसे हो, SRE हो, ऐसे ही हो या SRS हो, can I say SQC1 is always applicable? Yes or no, sir? So not applicable, not applicable है C वाला जो है, applicable है. The banker of the company has also requested for projected financial statements for coming years, along with a report from CA regarding these projections to consider the request of the management. Which of the following standards issued by ICAI are relevant for CAP in such a situation? भाई साहब, projection, 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 SAE, standards on assurance engagement. Very good, very good. Question number 5. Suppose CAP also accepts work of issuing projected financial statements with a report to be signed by him. The management has projected a turnover of projected future की बात चल रही है of 100 crore for the next year, 150 crore and 200 crore for following years, respectively, as compared to present turnover of rupees 25 crore in current half year. Identify the most appropriate statement in this situation. मुझे एक बात बताओ, चलो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं. हम लोग साला हिस्ट्री के ऊपर गारंटी नहीं देते. तुमको लगता है फ्यूचर के ऊपर गारंटी दे सकते हैं? इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, फ्यूचर के ऊपर ना रीजनेबल अश्योरेंस देना भी बहुत डिफिकल्ट है. ऑलराइट, इंस्टीट्यूट ने ना एक नया वर्ड निकाला है. मैं सच्ची बात बताऊं, ऐसा कोई वर्ड है ना ऑडिट सब्जेक्ट में नहीं है. इन्होंने खुद का एक वर्ड निकाला है, पर वी विल रिस्पेक्ट दैट बिकॉज ये उनका वर्ड है. इन्होंने ना प्रोजेक्शन, फ्यूचर के लिए ना एक वर्ड निकाला है, बोला है मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. क्या बोला है? मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा कहां पे वर्ड है? दिखाता हूं. ये रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस, ये अपना नॉर्मल ऑडिट, ये रिव्यू, ये दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर. ठीक है. फिर ये ना अश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल, इसमें देखो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना. सिर्फ ये इसके लिए इन्होंने मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस वर्ड निकाला हुआ है. ये मेरे क्वेश्चन बैंक में भी आएगा और एमसीक्यू में भी अभी आएगा. मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. सर ये मॉडरेट लेवल क्या है? रीजनेबल से कम बट लिमिटेड से ज्यादा. रीजनेबल भी नहीं और एकदम लिमिटेड भी नहीं, मीडियम चटनी. ऑलराइट, दैट इज योर मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. ओके. एंड फ्यूचर के ऊपर यार हम तो गारंटी तो दूर की बात है, वो तो कर ही नहीं सकते. रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो उन्होंने बोला मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस दे दो. So I will go back to the question. अरे सॉरी, किधर गया? हाँ. Suppose CAP also accepts work of issuing projected financial statements with a report to be signed by him. The management has projected turnover of rupees 100 crore for next year. Identify the most appropriate statement in this situation. CAP has to satisfy himself regarding arithmetical accuracy. मुझे एक बात बताओ यार, फ्यूचर का मैथमेटिकल एक्यूरेसी देख सकते हो क्या तुम? वो तो एक प्रोजेक्शन है, एस्टिमेट है यार. CAP has to satisfy himself regarding reasonableness of assumptions. हाँ, ये अच्छा लाइन है.
कि फ्यूचर में जो भी हम करने वाले हैं वो एक अजम्पशन पे बेस्ड है, तो वो एक जो सीए है उसको चेक करना पड़ेगा। एंड करंट जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 4-5 साल से उसके साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, बी ऑप्शन इज अ गुड वन, ऑलराइट। पर इन्होंने क्या बोला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो एक बार देखते हैं और कुछ और भरावदार कोई ऑप्शन है क्या, थोड़ा मोर मासी स्टफिंग ऑप्शन। CAP हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, हट यार, वो तो पॉसिबल ही नहीं। CAP हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ assumptions, yes. Consistency with actuals, yes. And presentation and disclosure, this looks more like a complete option. Alright, and that is why this is most appropriate. Am I clear with this? तुमको ये पता चला केस स्टडी 2 अच्छा है, सॉल्व एकदम ऐसा दिमाग थोड़ा ऐसा यूज करना पड़ता है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम चार्ट बुक में जाएंगे और हम ये सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद लिखेंगे कि सॉल्व केस स्टडी 2। मतलब आप लाइन में जब ये पेज तक पहुंचोगे तो आपको केस स्टडी 2 भी सॉल्व कर लेना है। केस स्टडी 2 भी सॉल्व कर लेना है, ऑलराइट। अच्छा, इसका मतलब अब सर ने बताना शुरू कर दिया है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, केस स्टडी 2, ये सब यही सब नॉलेज से सॉल्व किया, एंगेजमेंट और ये सब स्टैंडर्ड्स के नॉलेज से। MCQ फेवरेट है, हाँ भाई, ये चार्ट MCQ फेवरेट है। ऑलराइट, और केस स्टडी 2 सॉल्व कर लेते ना तो पूरा मस्त एकदम ग्रिप बैठ जाता है। एक बार जरा टेक्स्ट बुक में जाते हैं। आज जो हमने लेक्चर किया आज का, ऑलराइट, ये मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड इट्स एलिमेंट्स। फिर सुनो, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, इसमें आपका 13.1 वो जो SQC, SA, SRE, SA, SRS का इंट्रोडक्शन है। Why are standards needed? अरे यार, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। मेन चीज है ना, स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए पता है? मेन चीज स्टैंडर्ड्स चाहिए टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कि सारी चीजों में अलग अलग प्रैक्टिसेस ना हो। बाकी तो नॉलेज, स्किल, क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करने के लिए, ऑलराइट, ये आपके बीकॉम की अंदरूनी शक्ति पे छोड़ रहा हूं मैं। बाकी यूनिफॉर्मिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड्स इसलिए चाहिए। और ये तो क्वेश्चन हो ही गया, ड्यूटीज इन रिले, तो चार्ट में नोट भी लिखा दिया और आपका क्वेश्चन भी हो गया। मुझे एक बात बताओ, कोई पॉइंट नंबर है क्या जिसमें मार्किंग रह गया है? पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, हो तो ठीक है। मतलब कौतल्या के अर्थशास्त्र से ऑडिटिंग की इजाद हुई। वहां पे पहले लोग, महाराजा लोग सब ऑडिट मतलब पहले सुनते थे। जो राजा महाराजा थे वो लोग अपॉइंट करते थे सुनने के लिए, कि अकाउंटेंट को बोलते थे आप बोलो और हम सुनेंगे। इसलिए लैटिन वर्ड ऑर्डर मीनिंग टू हियर, वहां से ऑडिट वर्ड आया। ठीक है दोस्तों, ये थी नाना जी की कहानी। ओके, ये अगर ये सब आ गया ना एग्जाम में, मैं टीचिंग छोड़ देगा। ओके, डन डन। एक बार इधर देखो, क्या सर जो है, प्रज्ञेश सर जो है, मतलब फास्ट ट्रैक मतलब तो भगाना ही होता है ना। फास्ट ट्रैक मतलब फास्ट ट्रैक तो ऐसे ही होता है ना, मतलब फास्ट ट्रैक तो ऐसे ही होता है। फास्ट ट्रैक में थोड़ी कोई मॉड्यूल दिखाता है। और ये देखो, इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग मैंने बहुत कट शॉर्ट किया है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट, इधर देखो फटाफट, ऑडिट और उसका डेफिनेशन, उसका एनालिसिस, ऑलराइट।
फिर वो अपना वो बुआस टाकोस है ना, बुआस टाकोस, फर्स्ट पेज जो अपना था बुआस टाकोस वो। ऑलराइट, फिर ये ऑडिटिंग का रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, अलग अलग सब्जेक्ट का नाम आएगा, वो लिखते जाओ, May 26 में था ये। फिर अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस। फिर ये लोग क्या करते हैं, वापस बॉक्स में लिखते हैं उसको, राइट। इसलिए एक ही चीज 3 बार लिखते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, फिर वो लेंथी हो जाता है, ऐसा पेज नंबर ऐसे बढ़ जाते हैं मॉड्यूल के। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर वाला मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा था, बिकॉज वो क्या आगे जाके मुझे पता है आगे के चैप्टर्स में कवर होता रहता है, इसलिए। ऑलराइट, देन स्कोप ऑफ ऑडिट मैं आपको ऑनेस्टली बोल दूंगा, मैंने जहां पे भी शॉर्ट में लिखा हो ना, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, डू नॉट डाई, ये तो एकदम पूरा पूरा कवर्ड है। फिर ये सारे क्वेश्चंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, फैक्ट तो थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन मैंने कट किया है आंसर लिखते वक्त, बिकॉज उतना ज्यादा याद नहीं रहता है फिर। ऑलराइट, व्हाट इज एन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट तो आज ही सब पढ़ाया है यार। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, एडवांटेजेस, आई एम डिटेक्टिव सेफ। आप देखो कोई भी पैराग्राफ छूटा नहीं है अपना। ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंटरी, ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर। फिर ये केस स्टडी 1 गुरप्रीत अली गोरेती वाला, वो तो आज ही सॉल्व किया, ठीक है। फिर ये टेस्टर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन, वो तो मैंने सॉल्व कर लिए। अश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। फास्ट ट्रैक में देखो मॉड्यूल कवरेज है, मीनिंग ऑफ रिव्यू, ऑडिट वर्सेस रिव्यू, रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस लिमिटेड अश्योरेंस। ऑलराइट, खत्म हो गया। अश्योरेंस, अलग अलग तरीके का अश्योरेंस, ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। इसमें पूरे इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आपका नॉलेज, सारे सब्जेक्ट के नॉलेज का नाम, सारे सब्जेक्ट का नाम लिख दोगे, नॉलेज आ गया। ऑलराइट, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। फिर ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो है, ऐसे एसआरई, ऐसे एसआरएस, एसक्यूसी स्टैंडर्ड्स, व्हाई दे आर नीडेड, एंड अगर आपने मटेरियल डिपार्चर्स किए तो क्या, डॉक्टर 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 डॉक्टर। ऑलराइट, देन ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, केस स्टडी 2, और फिर आगे आपका मॉड्यूल के क्वेश्चन शुरू हो गए। ऑलराइट, ओके। इधर से मैं क्वेश्चन करता हूं, मैं इधर से क्वेश्चन कर रहा हूं, अपने बुक में भी क्वेश्चन है पर मैं इधर से कर रहा हूं। ऑलराइट, ये तो हो गया था अपना केस स्टडी 2 के क्वेश्चन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। चलो फटाफट खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट, बोलो, आंसर टाइप करो। हाँ, ऑडिट में रिस्क बढ़ थोड़ी जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन अश्योरेंस। अच्छा, तो सी है आंसर, बराबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, नॉट ट्रू अबाउट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। कौन सी चीज अश्योरेंस एंगेजमेंट को लेकर सही नहीं है? हाँ, ए वाला बोलते हैं इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग अश्योरेंस अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली। टेल मी, अश्योरेंस क्या सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर है? फ्यूचर के ऊपर भले मॉडरेट तो मॉडरेट है तो सही ना। ऑलराइट, तो ये ओनली वर्ड की वजह से ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। बाकी बी सही है, दैट आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है। सी भी सही है कि कुछ ना कुछ डेटा चेक करना है, एंड डी भी सही है कि रिटर्न रिपोर्ट देना है। अच्छा, आंसर नहीं लिखा है नीचे तो कैसी फट रही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स? करण, तीर्थ, ए वाला बराबर नहीं है क्या? अच्छा चलो, अगर मैं आपको ऑप्शन देता करण एंड तीर्थ एंड कशिश एंड ऑल, अगर मैं आपको ऑप्शन देता ए एंड सी, तो क्या आप वो ऑप्शन ले लेते?
अगर मैं आपको ऑप्शन देता ए एंड सी, तो क्या आप वो ऑप्शन ले लेते? अगर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दूं मैं और लिखूं ए एंड सी, ए वाला देखो तो ए वाला, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंश्योर प्रॉपर राइट्स टू द प्रैक्टिशनर्स इन केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। अगर मैं आपको ए एंड सी का ऑप्शन देता तो आप ले लेते? यस या नो में जवाब दो। ऑलराइट, नहीं लेते, नो। मैं आपको बताऊं, एक सीएम प्रैक्टिस को अपना राइट कहां से मिलता है? हक राइट कौन देगा आपको? लॉ देगा कि स्टैंडर्ड्स देगा? आपको आपका हक कौन देगा? लॉ देगा कि स्टैंडर्ड्स देगा? लॉ देगा। ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड्स आपको हक नहीं देते, स्टैंडर्ड्स आपको यूनिफॉर्मिटी देते, प्रोसीजर सिखाते हैं। तो अगर मैं आपको ऑप्शन ए एंड सी दे भी देता तो भी आप सी पे ही जाते। Standards do not provide rights, they provide uniformity. Rights are given to us by laws and regulations. ऐसे ना खुद को टफ बनाओ, ऐसा क्वेश्चंस कर करके ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टेटमेंट 1, it involves obtaining sufficient and appropriate evidence to draw reasonable conclusion. एक मिनट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में इन्होंने रीजनेबल कंक्लूजन वर्ड कैसे लिख दिया? ओ, बाकी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तक सही था। स्टेटमेंट 2, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये बराबर है। इंटरिम, क्वार्टरली रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ऑलराइट, इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। Okay, so statement 2 is correct. Which of the following is true about standards on auditing? These deal mainly with voluntary responsibility. voluntary क्या है? Standards auditing mandatory है। All right, mandatory responsibilities of the auditors. ये मैंने आपके सामने ही ये मॉड्यूल आपके सामने मैंने निकाला ना, वेबसाइट पे जाके निकाला, ICAI की वेबसाइट पे जाके। तो आप देख रहे हो अभी भी करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन है इसके अंदर। करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन नवंबर 23 में आते थे, जहां पे क्वेश्चन नंबर होते थे, क्वेश्चन होते थे, हर एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क होता था। अब ये लोग करेक्ट इनकरेक्ट कैसे इंक्लूड करते हैं? या तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क का क्वेश्चन बना देंगे, या तो MCQ के अंदर स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ऐसा करेंगे। तो करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन अगर मॉड्यूल में कहीं दिख जाए तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने का। State with reasons in short whether the following statements are correct or incorrect. The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form of an entity. Tell me, हमारा ऑब्जेक्टिव कभी चेंज होता है क्या? नहीं। The purpose of audit. So this statement is correct. First वाला statement was correct. Second, purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements. नहीं, सुनो, सी फॉर करेक्ट, आई फॉर इनकरेक्ट, ऐसे बात करो। सी फॉर करेक्ट, आई फॉर इनकरेक्ट, किसी का एफ आ रहा है, किसी का ट्रू टी आ रहा है, समझे? सी फॉर करेक्ट, आई फॉर इनकरेक्ट। देखो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, वैसे साउंड तो बराबर कर रहा है, पर एक्चुअली ऑडिट का ये पर्पस नहीं है। मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इनकरेक्ट लग रहा है। ओके, ऑडिटर का पर्पस है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। थोड़ा ज्यादा पर्पस है, इससे जो लिखा हो थोड़ा ज्यादा पर्पस है, इतना छोटा पर्पस नहीं ऑडिट का। ये तो है ही है। तो स्टेटमेंट क्या है? पार्शियली, मतलब स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, गलत है ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स विल बी गिवन एज करेक्ट। ऑलराइट, अगर वो जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है ना, आई अंडरस्टैंड कि उससे भी ज्यादा है, पर ये लिखा है वो तो गलत नहीं है ना। ऑलराइट, सो दिस विल बी करेक्ट। पिनाकिन समझे आप? Yes, yes. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement. Correct. Because auditing suffers from inherent limitations.
theoretical questions. Choosing of appropriate accounting policies in relation to accounting issues is the responsibility of management. Do you agree? अरे हाँ यार, preparation presentation of financial statement is the responsibility of the management. तो सही accounting policy select करना भी management की responsibility है. Discuss the duty of auditor in relation to accounting policies. मेरी बात ध्यान से सुनो. पूरे सब्जेक्ट में कहीं पे भी अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात आई ना, तो ऑडिटर हमेशा ACC चेक करेगा. एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं. जैसे अगर मैं आपको बोलूं इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज हायर, तो ये तो पॉलिसी ही गलत है. ऑलराइट, सो A फॉर अप्रोप्रिएटनेस, C फॉर कंसिस्टेंसी एंड C फॉर चेंजेस इफ एनी. टेल मी, पूरे सब्जेक्ट में कहीं पे भी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आए तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ACC. A फॉर अप्रोप्रिएटनेस, C फॉर कंसिस्टेंसी, C फॉर चेंजेस इफ एनी. वन मोर टाइम, पूरे सब्जेक्ट में अगर कहीं पे भी अकाउंटिंग पॉलिसी आए तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ACC. A for appropriateness, C for consistency, C for changes if any. All right. Second, assurance engagements are not restricted to audit of financial statements alone. Tell me everyone, second question correct है कि incorrect? C for correct है कि I for incorrect? बराबर है. अश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. तो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में क्या आएगा दोस्तों? SA भी आएगा, SRE भी आएगा और SAE भी आएगा. बराबर. तो आपको तीनों समझाना है उनको, SA, SRE एंड SAE. ओके सर, मैं ना इंटेंशनली ऐसे मॉड्यूल से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं. मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन के नीचे आंसर हो और उसमें से आप देख देख के बोलो, इसलिए. वरना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से डिस्कस करूं तो नीचे आंसर लिखा होता है तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है थिंकिंग में. एंड इंश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स 3 पार्टी रिलेशनशिप. बोलो कौन सी 3 पार्टी? अरे मेरे को गरीब जवाब मत देना, मैनेजमेंट, ऑडिटर ऐसे नहीं. रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर एंड इंटेंडेड यूजर्स. बोलो RIP. और RIP, R for responsible party, I for intended users and P for practitioner. All right. Question number 4. A chartered accountant is specifically asked to check whether fraud exists or not. State with reasons whether it is an example of reasonable assurance engagement. अगर आपको स्पेसिफिकली बोला गया है वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन. ऑलराइट, वेरी गुड, इन्वेस्टिगेशन. तो ये रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन का इंग्लिश बोलो, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस. ऑलराइट, बराबर है ना. इन्वेस्टिगेशन नैरो होता है, ऑडिट ब्रॉड होता है, ऑडिट जनरल होता है, इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक होता है. इन्वेस्टिगेशन के बाद स्पेसिफिक पावर्स ऑफ सर्च सीजर वगैरह होते हैं. ऑडिट एंड ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस. डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस. सब लोग अपनी नोट्स में इनहेरेंट लिमिटेशंस में चले जाओ. इनहेरेंट लिमिटेशंस में दोस्तों, इनहेरेंट लिमिटेशंस में आपके पास फैक्टो था. फैक्टो, उसमें A फॉर क्या था? ऑडिट प्रोसीजर्स. A फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑलराइट, देखो तो ये क्वेश्चन खाली ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर है. डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस. तो 3 एग्जांपल थे उसके अंदर. मैनेजमेंट ने इनकम्प्लीट डेटा दिया तो क्या ऑडिटर के पास लीगल पावर नहीं है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिट की जो प्रोसीजर्स है और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए डिजाइन नहीं की गई है. PL लिमिटेशन है ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर. कौन सी लिमिटेशंस? PL, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस. ठीक है, आपके मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए मैंने. ऑलराइट, एंड सारे पैराग्राफ का टिकिंग भी दिखा दिया, सब टिक्स मार्किंग भी हो गया. मॉड्यूल खोल के भी दिखा दिया कि भाई सारे पैराग्राफ्स कौन से कवर हो गए. ऑलराइट, अब अगर चैप्टर 1 में आपको 3 to 6% का जो मार्किंग है उसमें मतलब 5 मार्क का आएगा. ऑलराइट, एंड वो आना ही चाहिए आपको. 1 मिनट रुको, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं.
पर चैप्टर 1 में इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता कि बच्चा मेहनत करे, ऑलराइट, बिकॉज मुझे लास्ट 1.5 डेज में इंश्योर करना है कि पूरा आपका सिलेबस कवर हो ना। तो चैप्टर 1 के लिए ये नोट्स और ये सब एक बार मैं देख लेता हूं, कुछ अगर एकदम ही क्लीन बोल्ड वाला कोई क्वेश्चन रहेगा। एक Jan 25 का था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन आंसर है उसमें, इन केस ऑफ सर्टन सब्जेक्ट मैटर्स लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर ग्रेटर। वो मैंने आपको कोड वर्ड दिया था, पता है, इनर लिमिटेशन में जीएफ इज रिलेटेड टू इन लॉस। सब लोग कंफर्मेशन दो भाई, जीएफ इज रिलेटेड टू इन लॉस। हाँ, ये वो वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। ये अपना बुआस टाकोस। ये अपना नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी बिहेवियरल साइंस। स्कोप ऑफ ऑडिट तो आप लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर वाला है। हाँ, 13 इन्वेस्टिगेशन का है। मैं खाली देख रहा हूं कि मतलब मैंने कोई क्वेश्चन डिस्कस किया रहेगा उससे कुछ अलग है। स्कोप ऑफ ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड एनालिसिस। हाँ, Jan 25 का नहीं है, आरटीपी May 24 है। ऑब्जेक्टिव एंड एनालिसिस, सिक्सटीन क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर आप कैंसिल कर सकते हो, मतलब 16 क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर वैसे भी ऑन द स्पॉट ही लिखो तो बेटर है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। गलत है इसलिए नहीं, पर जरूरत नहीं इसलिए। 17 भी वापस स्कोप ऑफ ऑडिट का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 कैंसिल कर सकते हो, रिपीटेशन है। 21 कैंसिल कर सकते हो, रिपीटेशन है। ये क्या है, खाली अलग अलग इनहेरेंट लिमिटेशंस के ऊपर अलग अलग थियरी क्वेश्चन है, दैट्स इट। ये बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ये देखो सीधा सीधा लिखा है, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस। एकदम जो स्ट्रेट प्लेन है ना, वो मैं ज्यादा नहीं उसमें दिया जा रहा हूं। फिर ये देखो इनहेरेंट लिमिटेशन सीधा सीधा पूछ लिया है, फैक्टो। हाँ, मैं देख रहा हूं ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, लिमिटेशंस। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन करना है प्लीज एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, RST Limited, a retail company, has set up internal controls requiring all invoices to be stamped and signed by an authorized person in goods receiving section of the company। यानी कंपनी ने ऐसा कुछ किया है कि जो गुड्स इनवर्ड वाला सेक्शन है वहां पे एक अलग से बंदा रखा है जो स्टैम्प एंड साइन करेगा जितने भी गुड्स इनवर्ड आ रहे हैं, वो सारी जो इनवॉइसेस आ रही है वो। Stating the date and time of receiving goods in premises to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have actually been received। कि माल आया रहेगा तो ही हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे। During the audit, the auditor finds that 2 employees, purchasing manager and accounts clerk, have worked together। दोनों ने मिलके उल्लू बनाया to bypass this control, submitting fake invoices that resulted in payment for goods that were never received। पता है कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला, कल्यूजन सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 पार्टीज। वो मैंने आंसर बाइट करने के लिए भी बोला था। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर। ए चलो बोलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, चलो। When it comes to ensuring reliability of financial statement,
ऑल्सो एक्सप्लेन वाई ऑडिटर कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल अश्योरेंस रादर देन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अरे बिकॉज ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन, और ये क्वेश्चन के अंदर जो लिमिटेशन है वो तो कल्यूजन है, कल्यूजन, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज, जो हमने कल भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो मिल जाएगा आपको इसमें कल्यूजन वगैरह सब। एक काम करो सब लोग, इनहेरेंट लिमिटेशंस के पास जाओ, ये पेज में जाकर मैं लिख देता हूं, खाली अभी आज मार्किंग नहीं होगा आपके पास, बुक ना पहुंचा तो क्वेश्चन नंबर 26 लिख रहा हूं मैं खाली इधर। ये बहुत सिंपल है, रिव्यू एंगेजमेंट, लिमिटेड अश्योरेंस, 3 पार्टी रिलेशनशिप, अश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग और उसके एलिमेंट्स, अश्योरेंस एंगेजमेंट के एग्जाम्पल, वो तो ऐसे एसआरई ऐसे ही, हाँ। क्वेश्चन नंबर 32, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 32। सोचा नहीं था ना कभी कि चैप्टर 1 में 30 क्वेश्चन होते हैं। XYZ लिमिटेड, a manufacturing company engaged in production of various types of textile, basically cloth, is planning to expand its operations into new geographical market and also add new products. Company has prepared prospective financial information. Company has prepared prospective financial information, all right, to be presented to the potential investors and financial institution to secure funding for the expansion. XYZ Limited engages a firm of auditors to conduct an assurance engagement on this prospective financial information. During the engagement, the auditors reviewed the assumptions made by XYZ Limited management and issued a report. Explain the key differences, alright. Explain the key differences. Key differences किसके बीच में? Between prospective financial information and historical financial information. अच्छा, prospective और history के बीच में difference चाहिए. तो history is past का, prospective बोलने का future events and actions, alright. And हिस्ट्री के ऊपर हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिव पर कौन सा देंगे हम लोग? मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। एक मिनट, मैं थोड़ा इसका इंग्लिश मार्क करता हूं प्लीज, थोड़ा। हाँ, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री, इवेंट्स, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस ऑकरिंग इन द पास्ट पीरियड। प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर, events and possible actions. Prospective financial information. Prospective financial information, we will obtain sufficient and appropriate evidence. Management के assumptions के ऊपर, they are properly prepared, presented and disclosed. लेकिन मेन ये है दैट वी विल प्रोवाइड ओनली मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। स्टूडेंट्स, ये वाला इंग्लिश थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बताओ भाई, ये सब छूटना नहीं चाहिए, और चैप्टर 1 को मैं चाहता भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम दो, ऑलराइट। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करूं? तो हम चले जाएंगे इधर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो ये लिखा था, इधर जाके मैं क्वेश्चन नंबर 32 लिख रहा हूं, ताकि कुछ मिस आउट ना हो भाई। ऐसे एसआरयू खाली उनका नाम चाहिए था उनको। फ्यूचर है तो वापस एसएई और मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, वही सब रिपीट हो रहा है। हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टिव का डिफरेंस। बाकी ये एमसीक्यू आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो लिसन टू मी एवरीवन फॉर चैप्टर 1। हेलो, फॉर चैप्टर 1 मैंने आपको सीक्वेंस में पढ़ा दिया, चार्ट बुक से, टेक्स्ट बुक में आपको मार्किंग कर दे दी है, एंड आपको मैंने मॉड्यूल में दिखा दिया कि क्या क्या कंसेप्ट्स है। ऑलराइट, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। पास्ट अटेम्प्ट में से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो भी दिखा दिए। ऑलराइट, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी विल बी
चार्ट बुक प्लस क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन बैंक विच आर रेफर्ड इन चार्ट बुक। यानी मैंने चार्ट बुक में जो क्वेश्चन का रेफरेंस दिया रहेगा वो क्वेश्चन खास करके। ऑलराइट, दैट विल बी योर स्ट्रेटेजी फॉर चैप्टर 1। जूम में एवरीवन कंफर्टेबल विद द स्पीड एंड कवरेज? ऑलराइट, अब सुनो मेरी बात। मेरी क्वेश्चन बैंक बड़ी है, ठीक है, मैं 60-70% चीजें कवर कर रहा हूं क्वेश्चन बैंक में से लेक्चर के अंदर। ओके, बाकी जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो तो है ही अभी। ओके, अभी उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो दो तरह के बच्चे हैं, सुनो। अभी तुम्हारा समझो कॉस्टिंग में एग्जाम्शन है, ओके, तुम्हारा खाली ऑडिट और एफएमएसएम बाकी है, तो तुम अच्छे से क्वेश्चन बैंक डिटेल में सॉल्व करो, ठीक है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पर अगर तुम्हारा कॉस्टिंग बाकी है, ऑलराइट, या दूसरे सब्जेक्ट्स बाकी है, यानी बेसिकली यू हैव मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, यानी ऑडिट एफएमएसएम छोड़ के और भी सब्जेक्ट्स है, देन या लेट अस से दैट यू हैव ग्रुप 1 ग्रुप 2 पेंडिंग, बहुत सारा प्रेशर हो सकता है ना। तो इन दैट केस आप सिर्फ चार्ट बुक के मार्किंग्स को फॉलो करोगे। अगर मैंने चार्ट बुक में कोई क्वेश्चन नंबर दिया है तो वो जाके क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस कर लोगे। आई वांट अ कंफर्मेशन, समझ में आ रहा है सबको? तो बुक तो मुझे आपको देनी पड़ेगी बेटा, पर अब आपको टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बुक ही ना दूं तो दैट इज अ क्राइम ऑन माई पार्ट। ऑलराइट, तो मटेरियल तो दूंगा मैं आपको, पर इसका मतलब यह नहीं पूरा पूरा मटेरियल बाय हार्ट करना है। मैं आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी दे दूंगा, आप वो फॉलो करो, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके।